अब देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था, और इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब ये प्रश्न उभरता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है कितना? 1939 से 1 अगस्त 1939 से, और द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1939 से 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है, और एक हिटलर द्वारा 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया जाना द्वितीय विश्व युद्ध की, अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश की कारण है। तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, और पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ बंदरगाह था। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, इससे नाराज होकर अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध का समय माना जाता है 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है हिटलर द्वारा 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के अमेरिका का बंदरगाह भी था। 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। और यहाँ पर अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण माना जाता है?
द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है? तो 1939 से 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? हिटलर द्वारा 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ अमेरिका का बंदरगाह भी था। 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? जस्ट इसकी हम व्याख्या किए हैं। अभी वह कौन है? तो यह जापान है। अभी जस्ट इसकी व्याख्या किया गया है। याद रखना है, हम कहते हैं रूसी क्रांति के नायक कौन था? याद रखना है, रूसी क्रांति का नायक। अब देखिए यहां पर रूसी क्रांति का नायक, रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। लेनिन था, रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन था। अब देखिए यहां पर इटली की बात करते हैं। इटली के एकीकरण का श्रेय, याद रखना है, इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। और पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी अंधकार से ग्रसित यूरोप को प्रकाश की ओर ले जाना। अब देखो इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण का श्रेय, इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से, इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण, इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। यहां पर अब क्या है? अब देखिए रूस, और देखिए यहां पर रूसी क्रांति का नायक कौन था? लेनिन था। तो वहीं आधुनिक रूस का निर्माता किसको? स्टालिन को माना गया। इटली की बात करते हैं तो इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गैरिबाल्डी एवं काउंट द काबूर को जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की जब हम बात करते हैं तो क्या है? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो यहां पर याद रखना है जॉन के ने। आर्कराइट ने किसका? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पेनिंग जेनी। हम इसके बाद देखते हैं कि ये स्पेनिंग जेनी और स्पाइंग शटल, ये दो मशीन का आविष्कार कहाँ? इंग्लैंड की धरती पर हुआ था। और जिसने इंग्लैंड की धरती पर
औद्योगिक क्रांति के रफ्तार को बढ़ा दिया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड की धरती से हुई थी। कहाँ से? इंग्लैंड की धरती से। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से क्यों हुई थी? तो इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर कहाँ? तो सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। अब देखें कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इंग्लैंड की धरती से। इंग्लैंड की धरती से क्यों? तो कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से किस उद्योग से हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग से। अब यहाँ पर देखिए कि औद्योगिक क्रांति की जब हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से हुई थी। अब प्रश्न ये उभरता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से क्यों हुई थी? क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर सूती वस्त्र उद्योग से हुई। इसको याद रखिएगा, VVI हमेशा ये प्रश्न रहेगा ही। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन के फ्लाइंग शटल की आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रेव्स ने किया था। ये दो आविष्कार ने इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति को एक ताकत प्रदान किया था। यहाँ पर देखिए पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो यह माइकल एंजेलो चित्रकार था। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी अंधकार से ग्रसित यूरोप को प्रकाश की ओर ले जाना। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना गया और दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उसने नर्क एवं स्वर्ग का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया था और इस प्रकार ये पुस्तक लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई। लोग स्वर्ग के इस पुस्तक में एक नर्क के दुख का वर्णन किया गया तो दूसरी ओर स्वर्ग के सुख की चाहत में लोग एक दूसरे के साथ इतना बाजी लगा दिया कि स्वर्ग के सुख पाने के लिए कौन एक दूसरे के साथ अच्छा से अच्छा काम करता है। और ये कंपटीशन जब आप सोचने की बात है, जब किसी देश की धरती पर जनता के बीच में अच्छे काम के लिए कंपटीशन लग जाए तो फिर उस देश के तकदीर को बदलने वक्त नहीं लगता। इस प्रकार पुनर्जागरण ने इटली की धरती के तकदीर को बदल दिया। जब कोई घटना होती है तो उस घटना को आगे बढ़ाने में चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इटली की धरती पर पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल का नाम लिया जा सकता है। लियोनार्डो दा विंसी महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, चित्रकार एवं मूर्तिकार था। इसके चित्रों में विश्व स्तर पर मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए पुनर्जागरण की बात करते हैं। पुनर्जागरण देखिए यहाँ पर पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से? इटली के कहाँ से? इटली के फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? दांते को ने किस पुस्तक की रचना की? डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की। और इस पुस्तक में किसका? नर्क एवं स्वर्ग का सुंदर ढंग से वर्णन किया था। और याद रखना है पुनर्जागरण की जब हम बात करते हैं, पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में कौन थे? इटली के चित्रकारों
इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के चित्रकारों में किसको शामिल किया जाता? इटली के चित्रकारों में लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल का नाम लिया जा सकता है। लियोनार्डो द विंसी महान वैज्ञानिक चित्रकार लियोनार्डो द विंसी महान वैज्ञानिक चित्रकार मूर्तिकार था। इसके चित्रों में मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को शामिल किया जा सकता है। शामिल किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर पुनर्जागरण की जब बात करते हैं, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से? तो पुनर्जागरण प्रारंभ का इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का दूत किसको माना गया? दांते ने किस पुस्तक की रचना की? डिवाइन कॉमेडी। इस पुस्तक में किसका उल्लेख किया? नर्क एवं स्वर्ग का। इटली के चित्रकारों एवं इटली के पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभाया था? इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने। इटली के चित्रकारों में किसको शामिल किया जाता? लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल को। लियोनार्डो द विंसी क्या था? तो लियोनार्डो द विंसी महान वैज्ञानिक चित्रकार मूर्तिकार था। इसके चित्रों में शामिल किसको किया जा सकता है? इसके चित्रों में शामिल किया जा सकता है द लास्ट सफर को शामिल किया जाता है। मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को शामिल किया जा सकता है। यहां तक इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? 23 बताना है। 23 बताओ। ते बताना। तेईस क्या होगा? इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? 23 से। और इसका सही आंसर होना चाहिए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 15 हो सकती है। तो वहीं न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 9 हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल का हो सकता है, 9 साल का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी देश का 2 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकता है। न्यायाधीश नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आइए यहां पर अब देखें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 9 हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कैसे 9 साल का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी देश को 2 से अधिक किसी देश का 2 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 76 में आइए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या होगा? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखे थे? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। कौन? मॉन्टेस्क्यू। रूसो की रचना क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में, याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो एवं वॉल्टेयर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। याद है 1789 ईस्वी में फ्रांस की धरती पर जो क्रांति हुई थी उसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो एवं वॉल्टेयर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब यहां पर देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू। किसने लिखा? रूसो की रचना का क्या नाम है? रूसो की रचना का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ईस्वी में फ्रांस की धरती पर जो क्रांति हुई थी उसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो एवं वॉल्टेयर ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आइए कि श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुआ था, और इसका सही आंसर 1973, और इस आंसर में सुधार कर लीजिए और ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए। इस प्रकार श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुआ, तो 1973 में, ना कि 1974 में, और यह एक नस्लवादी नीति थी। यह एक ऑस्ट्रेलिया के नस्लवादी नीति थी, यानी भेदभाव परक। नस्लवादी यानी भेदभाव परक। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। लेकिन अमेरिकी उपनिवेश फ्रांस से और दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी में, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों में दास प्रथा मुक्ति कानून 1794 में पारित किया गया था। याद रखिएगा, 1794 ईस्वी में 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया था। इस प्रकार फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी हुआ, लेकिन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया था। यहाँ पर दो तरह का प्रश्न पूछ रहा है फ्रांस में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी, तो 1848 ईस्वी में। फ्रांसीसी उपनिवेश से दासों की मुक्ति का फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून सर्वप्रथम कब पारित किया गया, तब इसका आंसर होगा 1794 ईस्वी। आइए आप है क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, तो बहुमंजिली इमारत थी। इसका सही आंसर बी होगा। इस प्रकार मुंबई की चौल एक प्रकार का बहुमंजिली इमारत थी। यह 4 मंजिला होता था। यह समांतर 4 मंजिला होता था। याद रखना है, मुंबई की चौल एक बहुमंजिली मुंबई की चौल एक बहुमंजिली इमारत है जो समांतर 4 मंजिला होता था। अब देखिए मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत है। यह बहुमंजिली इमारत, मुंबई की चौल जो होता है, तो मुंबई की चौल एक बहुमंजिली इमारत है जो समांतर 4 मंजिला होता था। यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, इस आक्रमण के साथ ही
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन बहाना रहा। इस आक्रमण के होते ही संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो वहीं धुरी राष्ट्र में शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। अब देखेंगे यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? 1914 से 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल कौन थे? मित्र राष्ट्र में शामिल थे कौन? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। वहीं धुरी राष्ट्र में कौन शामिल थे? धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली इत्यादि। अब यहां पर क्या देखना है? प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918। और इस प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। ठीक है, यह तत्कालिक कारण था। अब देखिए, इस हत्या के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया। और जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। कौन? मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और जापान। तो धुरी राष्ट्र शामिल थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 81 23 से।
तुम तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय दे रहा है। 1 सितंबर 1914, 2 सितंबर 1918, 1 सितंबर वाली जो बात कर रहे हो वो द्वितीय विश्व युद्ध में खोजो। यहां देख, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया था? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गया था कब? उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल की बात करते हैं। ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण में चारों वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 वर्णों की विषय में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और ये व्यवस्था ऋग्वैदिक काल, ये व्यवस्था कर्म आधारित थी। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में चारों वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। यह व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई, अर्थात जन्म आधारित हो गई। याद रखना है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में 4 वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। यह व्यवस्था कर्म आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई। ठीक है, आप आइए। यहां पर क्या है देखिए, यहां पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में 4 वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। यह व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई, अर्थात जन्म आधारित हो गई। आइए, SST प्लस GS इस बैच को देखिए बारीकी के साथ और ले लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 82 की जब हम बात करते हैं सूची 1, आइए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर हो जाता है यहाँ पर C। अब इसको मिलाइए। भद्रबाहु कौन था? भद्रबाहु की बात करते हैं तो दिगंबर का नेता। आइए यहाँ पर अस्थूल बाहु कौन थे? तो यह श्वेतांबर का नेता। और मोगली पुत्तिस कौन थे? तो महावीर के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों तक उनकी साथी। तो देवर्धि शर्मन कौन थे? तो कौन? दूसरी जैन सभा का सभापति। और बाहुबली कौन थे? तो बाहुबली कौन थे? तो शर्मन बेलगोला में स्थापित विशाल मूर्ति समर्पित। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में आइए।
क्वेश्चन नंबर जब हम 83 की ओर आते हैं कि जाति प्रथा के विषय में बौद्ध धर्म का क्या मानता थी, तो जाति प्रथा विरोधी। याद रखना है कि बौद्ध धर्म का द्वार सभी जाति के लोगों के लिए खुला हुआ था। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, कर्मकांड, बलि इत्यादि का विरोध किया गया था। देखें कि बौद्ध धर्म का द्वार सभी के लिए खुला हुआ था। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, वेदों की प्रामाणिकता, यज्ञ, बलि इत्यादि का विरोध किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 84 में आइए। अब क्या है? देखिए, गंधार इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी। कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती। अंग इसकी राजधानी चंपा। ए इसका सही आंसर ए। मिला लीजिए, इसको बाद देखिए। अब इसको मिलाना है। इन मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। अब देखिए, हमारे हर्यक राजवंश का शासन काल क्या था? तो 545 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग राजवंश का शासन काल क्या था? 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का शासन काल क्या था? 345 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश का शासन काल क्या था? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व। तो पहला कौन हो गया? तो हर्यक राजवंश। 4 कहाँ है रे? 4। फिर शिशुनाग राजवंश, फिर नंद राजवंश, उसका मौर्य। सही आंसर बी हो जाता है। यहां देखिए, भारत में सिकंदर की क्वेश्चन नंबर 86। भारत में सिकंदर की सफलता का निम्न कारण में से कौन थी? सही 1, 2 और 3। अब भाई, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी बात सही है। उसने देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, यह भी सही है। और इसका आंसर बी हो जाता है। सिकंदर की जब हम बात करते हैं तो सिकंदर सिंधु नदी को पार करके जब तक्षशिला की धरती पाया तो तक्षशिला का शासक अम्भी जनता सहित सिकंदर के सामने आपसमर्पण कर दिया। सिकंदर एवं पौरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुई, इसे हम वितस्ता का युद्ध, इसे हम हार्डेस्ट पीच के युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में पौरस को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन सिकंदर पौरस की वीरता प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस चला गया और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई। बेबीलोन वर्तमान समय में इराक में स्थित है। सिकंदर भारत में 19 महीना रुका था, 19 महीना। अब देखें यहाँ पर सिकंदर किस नदी को पार करके भारत आया था? तो सिंधु नदी।
तक्षशिला का शासक कौन था? तक्षशिला, तक्षशिला का शासक अंभी था। अंभी जनता सहित सिकंदर के सामने क्या कर दिया? आप समर्पण कर दिया। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईस्वी पूर्व में। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? इस युद्ध को हम बीतस्ता, बीतस्ता का युद्ध, युद्ध एवं हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया और सिकंदर पोरस की वीरता प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया। सिकंदर की सेना किस नदी पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और सिकंदर भारत से वापस कब चला गया? 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर भारत में कितना दिन रुका था? 19 महीना। कितना? 19 महीना रुका था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में। 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में, बेबीलोन में। और बेबीलोन कहाँ है? बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ है? इराक में। आइए अब देखो यहां पर क्या है। सिकंदर किस नदी को पार करके? सिंधु नदी को पार करके कहाँ आया? तक्षशिला की धरती पर। तक्षशिला का शासक कौन था? अंभी। जनता से सिकंदर के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुई? तो 326 ईस्वी पूर्व में। इस युद्ध को क्या कहते हैं? बीतस्ता का युद्ध। इसे क्या कहते हैं? हाइडेस्पीस के युद्ध। और इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को क्या किया? पराजित किया। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर थे? तो ब्यास नदी के तट पर थे। क्या किया? आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत से वापस कब चला गया? 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर भारत में क्या महीना रहा था? और क्या महीना? तो 19 महीना रहा था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई? बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ? इराक। बताइए, आप इनका प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर था। ऐसा इसलिए 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। फिर 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। इस प्रकार अंकिता गुप्ता जी, बक्सर के युद्ध से बंगाल का नवाब मीर जाफर था। समझ गए? आइए यहां पर अब देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर जब हम आते हैं तो यहां पर इनमें से कौन से जोड़े सही मिलाने वाले हैं? तो विदिशा किसकी राजधानी थी? तो पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग की कितनी राजधानी थी? दो। कौन कौन? पाटलिपुत्र एवं विदिशा। कौन कौन? तो पाटलिपुत्र एवं विदिशा। पाटलिपुत्र और विदिशा। ये पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थे? नंद वंश की, नंद वंश की राजधानी थी। और नंद वंश की राजधानी थी। कुषाण की राजधानी कहाँ थी? बताइए, कुषाण की राजधानी कहाँ थी? मथुरा एवं पेशावर। मथुरा एवं पेशावर। और पेशावर को किस नाम जानते हैं? पुरुषपुर। पुरुषपुर ये कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। शुंग राजवंश की राजधानी कहाँ थे? ये सही है। और सातवाहन की राजधानी कहाँ थे? सातवाहन। प्रतिष्ठान।
या पैठण। ठीक है, आइए यहाँ पर एकदम क्लियर है ना। यहाँ राजधानी पूछ रहा है, तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी? तो नंद वंश की राजधानी। मौर्य वंश का भी राजधानी था, तो मौर्य वाला तो सब जानता है, तो नंद की राजधानी भी थी। और विदिशा और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थे? शुंग की राजधानी थी। कुषाण की राजधानी मथुरा एवं पेशावर। पेशावर क्या कहते हैं? पुरुषपुर। और ये जगह कहाँ है? तो पाकिस्तान में। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान एवं पैठण। ठीक ना। आइए, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया गया था। भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया गया। कहाँ? हिंद यवन काल में। हिंद यवन काल। भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का सोना का सिक्का कब चलाया गया? कुषाण काल में। कुषाण काल। भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का किस काम चलाया? गुप्त काल में। गुप्त काल में चलाया गया। आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सीथियन को भारत में पार्थियन को भारत में किस नाम जानते हैं? पार्थियन को भारतीय साहित्य में पहलव के नाम से पुकारा गया। पल्लव नहीं, पहलव। भारतीय साहित्य में पार्थियन को पहलव के नाम से पुकारा गया है। और भारतीय साहित्य में सीथियन को शक के नाम से पुकारा गया। और शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का कौन? गिरनार अभिलेख। संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख माना जाता है। भारत में पहलो शक्ति का संस्थापक कौन था? माउस था। भारत में पहलो राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गोंदो फर्निस था। क्वेश्चन नंबर 89। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम विजय अभियान को बढ़ाते हुए मुल्तान की धरती पर आया, जहां पर बृहद पैमाने पर उसे सोना मिला। इससे खुश होकर मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया। अब देखें, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में
सिंध पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया, मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर अधिकार, सिंध पर अधिकार। मोहम्मद बिन कासिम विजय अभियान बढ़ाते हुए कहाँ आया? मुल्तान। मुल्तान में बृहद पैमाने पर सोना मिला, इसलिए मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया था, स्वर्ण नगर। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में हम कुरान खवां, कुरान खवां, लाख बख्श, लाख बख्श एवं हातिम द्वितीय के नाम से, एवं हातिम द्वितीय के नाम से जानते हैं। ऐबक को इतिहास में कुरान खवां इसलिए कहा गया क्योंकि बचपन से कुरान में अच्छी जानकारी थी। इसे लाख बख्श इसलिए कहा गया क्योंकि वह लाखों का दानी था। उसे हातिम द्वितीय इसलिए कहा गया क्योंकि उसका हृदय विशाल था। महमूद गजनबी की जब बात करते हैं तो महमूद गजनबी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ था? 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ, सोमनाथ के मंदिर। ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। और ये किस देवता का मंदिर? शिव का। किसका? शिव का। कौन सा सुल्तान, चल अब थोड़ा सा बताएगा मेरा जवान, जवान बताएगा। मेरे जवान किसी तरह की दिक्कत है? जवान बताएगा, जवान को किसी तरह का दिक्कत है तो ही बताओ जवान, तो ही बताना है। जल्दी बताओ जवान को क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी मैसेज कर। नहीं मैसेज करेगा, मत करो, जाओ जाओ, मत करो। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? और इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने दोस्त अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने के स्वप्न को ही नहीं त्याग दिया, बल्कि नए धर्म चलाने के विचार को भी त्याग दिया। अब देखें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी अपने दोस्त अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने के स्वप्न को ही नहीं त्याग दिया, बल्कि नए धर्म चलाने के विचार को भी त्याग दिया था। बलबन की बात जब हम करते हैं, बलबन अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था।
अफरासियाब का वंशज मानता था। यह कहाँ का महत्वपूर्ण राजवंश था? यह ईरान का राजवंश था। बलबन अपने दरबार में लोगों को हंसने पर भी रोक लगाया। अपने दरबार में लोगों को हंसने पर भी रोक लगाया। हंसने पर भी रोक लगाया। अब देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की विद्वता को देखते हुए उसे दिल्ली सल्तनत का अरस्तु कहा गया। क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का अरस्तु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को एक और नाम जानते हैं, सिक्का बनाने वाला सुल्तान के नाम से जानते हैं। सिक्का बनाने वाले सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। आइए यहां पर इल्तुतमिश ने कहां पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की? मुल्तान में। इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी के सम्मान में दिल्ली में एक मदरसा का निर्माण कराया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहां से मिले हैं? और इसका सही आंसर होता है 1565। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने एक संघ बनाकर विजयनगर की धरती पर आक्रमण किया, जिसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम जानते हैं, जिसे राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम जानते हैं, जिसे हम बेनी हट्टी के युद्ध के नाम जानते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा और यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ पर विजय याद रखना है, दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने, दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने एक संघ बनाकर विजयनगर की धरती पर आक्रमण किया था। इसे हम तालीकोटा का युद्ध एवं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी और इस युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा था। और यह जिस समय तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उस समय तुलु राजवंश का शासक कौन था? सदाशिव राय। और ये युद्ध सदाशिव राय के मंत्री राम राय के गलत नीति के कारण हुई थी। अब यहाँ पर देखना है कि दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने एक संघ बनाकर विजयनगर की धरती पर आक्रमण किया था। इसे हम तालीकोटा का युद्ध एवं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी। और रखना है, और
इस युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा और यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ। लेकिन जिस समय ये युद्ध हुई उस समय तुलुव राजवंश का शासक सदाशिव राय था और इसके मंत्री का नाम था राम राय, और इसके गलत नीति के कारण विजयनगर का ये हाल हुआ था। यहाँ पर गोल गुंबद क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद ये कौन है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दक्षिण भारत के दौलताबाद। दौलताबाद, दौलताबाद। और चांद बीबी का अहमदनगर। औरंगजेब का मकबरा दक्षिण भारत में दौलताबाद, चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर यानी महाराष्ट्र। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता था? रामानुजाचार्य का। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ याद रखना है। भक्ति आंदोलन को की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ शंकराचार्य के उदय के साथ प्रारंभ हुआ, लेकिन भक्ति आंदोलन का सही अर्थ प्रारंभ भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम संत रामानुजाचार्य को माना जाता है, लेकिन सही अर्थों में भक्ति आंदोलन प्रारंभ शंकराचार्य के उदय के साथ प्रारंभ हुआ था। जहाँ तक निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य की बात करते हैं तो इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना किया था। अब देखिए यहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम संत रामानुजाचार्य थे। तो वहीं सही अर्थों में भक्ति आंदोलन का उदय शंकराचार्य के उदय के साथ प्रारंभ हुआ था। निम्बार्काचार्य जिसका सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। शिवाजी किसके साथ मिलकर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर के कुछ भागों पर अधिकार किया था? तो गोलकुंडा के कुतुब शाही के साथ। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के राज से तोरण नामक किला जीता था 1644 ईस्वी में। शिवाजी ने, यहाँ तक शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर राज से तोरण नामक किला जीता था 1644 ईस्वी में। यहां पर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझी जाती है? तो बक्सर के युद्ध। अब यहां पर देखना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। अब देखिए ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ये डेट पूछवे करेगा। बक्सर के युद्ध में कौन
तो अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। किसको? मीर कासिम, मीर कासिम। अवध के नवाब शुजा उदौला, अवध के नवाब शुजा उदौला, शुजा उदौला, अवध के नवाब शुजा उदौला एवं मुगल बादशाह, एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने किसको पराजित किया था? सिराज उद्दौला को। प्लासी के युद्ध में किसको? सिराजदौला को पराजित किया था। अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तृतीय मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। तृतीय मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध की समाप्ति। और ये तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडेयर महाराज का निवास भी है। और यह सही आंसर सी। हम देखते हैं कि विजयनगर की धरती पर, विजयनगर की धरती पर एक राजवंश थी। विजयनगर की धरती पर एक राजवंश थी जिसका नाम था अरबीडू राजवंश। अरबीडू राजवंश के शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वाडेयर ने 1612 ईस्वी में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। आइए यहां पर बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। आइए, ये बक्सर का युद्ध है तो मीर कासिम को हटा दिया गया है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को बंगाल का नवाब हटा दिया गया है। और किसको बंगाल का नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को। इस प्रकार बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है। और पलासी युद्ध के बाद, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजदौला था, सिराजदौला। चलिए आप बोलिए, यहां पर कोई दिक्कत है? तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 23 से अंकित गुप्ता 23 से बोले, तब हम आगे बढ़ते हैं। उसको हटा दिया गया तो कुछ नहीं था। बंगाल के नवाब के पद से उसको हटाकर, और इसलिए तो लड़ाई हुई थी, बंगाल के नवाब के पद से मीर कासिम को हटाकर और मीर जाफर को बनाया गया। इसलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। समझे बात को? आइए यहां पर अब देखते हैं कि विजयनगर की धरती पर, विजयनगर की धरती पर, धरती पर एक राजवंश थी, एक राजवंश थी जिसका नाम, जिसका नाम अरबीडू राजवंश था। इसका नाम अरबीडू राजवंश था। अरबीडू, अरबीडू राजवंश के शासक, अरबीडू राजवंश के शासक, राजवंश के शासक वाडियर के, वाडियर के शासन काल में, वाडियर के शासन काल में 1612 ईस्वी में
अरबीडू राजवंश के शासक अरबीडू राजवंश अरबीडू राजवंश के शासनकाल में वाडेयर ने अरबीडू अरबीडू राजवंश के अरबीडू राजवंश के शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में वाडियर ने 1612 ईस्वी में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अब देखो विजयनगर की धरती पर एक राजवंश थी जिसका नाम अरबीडू राजवंश था। अरबीडू राजवंश के शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में वाडेर ने 1612 ईस्वी में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। आइए अब आप निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? गुरु हरगोबिंद। और या तक गुरु गोविंद की इसे तेग बहादुर पढ़िए, तेग बहादुर। और ये सिखों को कहमा गुरु नानक पहले गुरु थे। ये सिखों के 90वें गुरु थे। हरगोबिंद सिखों के 6ठे गुरु थे। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलबंडी नामक स्थान पर हुई थी। और यह स्थान अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सिखों का एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल माना जाता है। अब इसे ननकाना साहब के नाम जाना जाता है। ननकाना, अब इसे ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर सिंह इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर औरंगजेब के इशारे पर कठोर यातना देकर मरवा दिया गया था। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर, किन क्षेत्रों प्रेसिडेंसी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था, इसका सही आंसर ये हो जाता। कौन को नहीं लिया था? बंगाल, मद्रास, मुंबई, पश्चिम बंगाल और राजपूताना। 1857 की जब बात करते हैं तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली किले पर पहुंचना। हम देखते क्या है कि 1857 का खुला विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। विद्रोहियों ने, देखिए यहाँ पर, विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को
को दिल्ली पर अधिकार कर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। उन्नीसवीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो यहां देखिए 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुक्त आसर्कित किया? तो किसको? बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जाति। इसका सही 1 और 2 होगा, मारिएगा बी। ठीक है। अब देखिए नीचे संगठनों की एक सूची है दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करें। और इसका सही आंसर अभिनव भारत और अनुशीलन समिति 1 और 2 होगा, बी मारिएगा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में कहाँ? तो महाराष्ट्र। कौन किया था? वीर सावरकर। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 बंगाल। कौन स्थापना किया? बरिंद कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 103। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी और अभिनव भारत की स्थापना क्रांतिकारी संघ के रूप में। अभी जस्ट इसको बताए हैं हम। आप आइए इस बैच को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 104 में देखें, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? उस दुकान का क्या नाम था? तो मुंबई स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। सही आंसर बी हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर गणेश महोत्सव प्रारंभ किया था। गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर कौन? शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। और यह स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए क्वेश्चन नंबर 105। यहां पर देखिए, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? अरविंद घोष। किसकी है? अरविंद घोष। लोकमान्य तिलक की जब बात करते हैं तो याद रखना है, लोकमान्य तिलक की जब, तो ये होम रूल आंदोलन के समय लोकमान्य के नाम से
लोकमान्य के नाम से लोकप्रिय हुए। लोकप्रिय लोकप्रिय हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर क्या किया था? ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र। ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र तैयार किया था। यहां पर है लॉर्ड बेलेजली की बात करते हैं तो लॉर्ड बेलेजली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम को था निजाम अली। और याद रखना है लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि करना पहला देसी राज कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद। और कब सहायक संधि किया? हैदराबाद। कब सहायक संधि किया था? 1798 ईस्वी में। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? सहायक संधि के लिए। सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 107। लॉर्ड डलहौजी द्वारा निम्नलिखित भारतीय राज्यों को 1843 से 1852 के बीच ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी द्वारा निम्नलिखित भारतीय राज्यों को 1843 से 1852 के बीच ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का कालक्रम क्या है? 17 1848 ईस्वी। जैतपुर 1849 ईस्वी। उदयपुर 1852 ईस्वी। बाघाट 1850 ईस्वी। और क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाए? सी हो जाता है। सी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? राजहरप नीति के लिए। किसके लिए? राजहरप नीति। राजहरप नीति। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। पटना कसौटी पर शीर्ष निबंध किसने प्रकाशित किया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था? और इसका सही आंसर क्या होगा? सर्च लाइट। सर्च लाइट। अब है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। कहाँ? तो सिवान। सिवान में कहाँ? जीरादे। और महात्मा गांधी ने इसे बिहार का तीर्थ स्थल कहा था, जीरादेई को। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए कि बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरुराज हुसैन और मधुसूदन प्रसाद इनमें से किस संस्था संबंधित थे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी। और थियोसोफिकल सोसाइटी से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 से मद्रास के समीप। कहाँ? मद्रास के समीप अड्यार में स्थापित किया गया। अड्यार। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। कहाँ? तो मुंबई। और कौन कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828। कौन? कलकत्ता। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। आइए 110 की जब हम बात करते हैं तो 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? अब्दुल बारी। किसको? अब्दुल बारी। अब बताना है यहां तक के सफर में जवान को क्या दिक्कत है? 23 बताएगा। 23 बताओ यहां तक के सफर में जवान को क्या दिक्कत है? 23 बताएगा।
हम यहीं पर हैं, जल्दी बताना है यहां तक के सफर में मेरे जवान को क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ।